माँ ने राजीव से कहा कि बेटा यदि मैं इस कमरे में एकदम अंधेरा कर दूँ या किसी कारण से अंधेरा हो जाए और मैं तुम्हें एक मोमबत्ती, एक कपूर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा और कोयला, ये 4 चीजें दूँ तो तुम इनमें से किसे जलाओगे? राजीव ने कहा मोमबत्ती को जलाऊंगा। माँ ने कहा क्यों? बताइए राजीव ने क्या उत्तर दिया होगा? बिल्कुल जी, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है और देर तक प्रकाश मिलता है। और कपूर भी तो जलता है, कपूर को क्यों नहीं जलाएंगे? हाँ बताइए। हाँ, बहुत थोड़े समय में बुझ जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें जल्दी से बुझ जाता है। और लकड़ी का टुकड़ा उसको जलाने में टाइम लगेगा और क्या कारण हो सकता है? वो देर तक नहीं जल सकता, सुलगता रहेगा, उससे प्रकाश इतना नहीं निकलेगा। और कोयले का टुकड़ा उससे ज़्यादा लाइट होएगी और लाइट नहीं, बिल्कुल। हमें तो प्रकाश चाहिए, इसलिए राजीव ने जो उत्तर दिया वही सही उत्तर आपने भी दिया है। ये जो प्रकाश या ज्वाला है जिसे हम लौ की सामान्य बोलचाल में कहते हैं, ये बनती कैसे है? तो राजीव जो उस दीपक की लौ को देख ही रहा था, माँ ने कहा कि ये जो दीपक की लौ है ये कैसे बनती है, ऐसी ही अन्य पदार्थों में बनती है। इसके लिए हम कुछ और भी आगे बात करते हैं। और बेटा तुमने पिछली क्लास में पदार्थ 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि मैं मोमबत्ती दिखाऊं तो तुम इसे किस अवस्था में रखोगे? आप बताइए। यदि हम इस मोमबत्ती को देखेंगे तो हम इसे ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं में से किसमें रखेंगे? एक साथ लिखिएगा, ठोस अवस्था। अब माँ ने ये बताया कि कई पदार्थों में जब इन्हें जलाया जाता है तो उसका जो गैसीय अंश होता है वह दहन के कारण एक विशेष रूप से निर्मित होकर एक क्षेत्र के रूप में ज्वाला का अंश बन जाता है या ज्वाला का रूप लेता है। हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। यदि ये मोमबत्ती है, अभी तो ये मोमबत्ती है, और जब इसमें हम जलाएंगे इसको तो इसे ताप मिलेगा। ये ताप इस बत्ती के साथ साथ इस धुएं को भी मिलेगा। अब जब राजीव ने कहा कि माँ ये तो ठीक है कि आपने बताया कि ये जो ज्वाला है ये तब बनती है जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है, तो ठीक है। लेकिन यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो क्या करेंगे? माने उसे परिभाषा भी बताइए। हम खुद भी ज्वाला की परिभाषा निर्माण करने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। आप यहाँ पे हम ये जो मोमबत्ती देख रहे हैं, यहाँ एक चीज हमको पता है, एडिफिसर बत्ती। जब हम ये शब्द कहते हैं अंग्रेजी में इसे फ्लेम कहेंगे। हम जब ये शब्द कहते हैं तो ये कैसे बना है? ये एक क्रिया है जिसे ज्वलन कहेंगे। और सामान्य एक और शब्द है दहन, इसका अर्थ होता है सामान्य बोलचाल में जलना। तो राजीव के माने से यही बताया था कि
कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो उनका गैसीय अंश उनका कुछ अंश गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वो जलता है और एक क्षेत्र हमारे सामने दिखा है। अब हम जब इस पूर्णति का उदाहरण दे रहे हैं और हमें परिभाषा निर्माण करना है तो हमें कुछ विशेष शब्दों की आवश्यकता होगी। आप अपने साथ नोट कर लीजिए। यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि कोई एक पदार्थ है, उसके साथ में उस पदार्थ में कोई गैसीय अंश है, या दहन जब किया जाता है या उसे जब ज्वलन उसको जलाया जाता है तो यह गैसीय अंश वाष्प में परिवर्तित होता है कोई प्रकाश नहीं दिख रहा और जब हम जलाएंगे तो आप उसे कहेंगे सामान्य बोलचाल में लौ। तो ये जो लौ है ये यहाँ निर्मित हो जाएगी। तो ये जो हमको दिख रहा है ये ज्वाला। अब हमें इसे परिभाषा के रूप में इसी बात को कहना है। बताइए क्या कहेंगे? प्रयत्न कीजिए। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसका गैसीय अंश परिवर्तन होता है। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसका कुछ अंश गैसीय अवस्था में बदल जाता है या गैसीय अंश वाष्प में परिवर्तित होता है और फिर हमको दिखाई देता है। तो वो यदि हम ये सोचें कि ज्वाला को हम हाथ से पकड़ लें तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक कहा। हम इसीलिए उसे हाथ नहीं लगाते क्योंकि उसमें अत्यधिक ताप है। तो वो जो विशेष क्षेत्र है, यदि हम ये वाले इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसे हम ज्वाला कह रहे हैं, यह विशेष क्षेत्र ऐसा है जो जिसमें अत्यधिक ताप और ताप के साथ मोमबत्ती क्यों चलाई थी राजीव ने? रोशनी। बिल्कुल ठीक। तो ताप के साथ प्रकाश भी है। वो जो विशेष क्षेत्र निर्मित हुआ है किसी पदार्थ के गैसीय अंश के किसी पदार्थ को जलाने पर गैसीय अंश वाष्प में परिवर्तित हुआ और जलने लगा और विशेष क्षेत्र निर्मित हुआ जिसमें अत्यधिक ताप और प्रकाश। अब हम इसे एक वाक्य के रूप में कैसे कहेंगे? प्रयत्न करिए। लिखा आपने? हाँ बोलिए। सुना? पढ़ो पढ़ो। ओके ठीक है, मैं देखो पढ़ो। हम सुने। सोनाली क्या लिखा है? किसी पदार्थ का कोई गैसीय अंश से दहन या ज्वलन किया जाता है तो गैसीय अंश वाष्प में परिवर्तित होता है। यह विशेष क्षेत्र ऐसा है जिसमें अत्यधिक ताप है और ताप के साथ प्रकाश। बिल्कुल। अब इसी को हम फिर से एक छोटे से और वाक्य के रूप में सिलसिले से कहें। आपने और किसी ने लिखा है? बताएंगे? हाँ तेजस्वी क्या लिखा है?
रहेंगे परिभाषा? किसी भी पदार्थ को जलाने पे या उसको ज्वलन करने पे उसका जो गैसीय अंश है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जो उसका विशेष क्षेत्र रहता है, अत्यधिक ताप रहता है उसमें, उसी वजह से उस प्रकाशित होता है। हाँ, पर ज्वाला किसे कहेंगे? अभी ये आना है परिभाषा में, ये आना चाहिए कि हम ज्वाला किसे कहेंगे। जब हम किसी, जैसे हम कहते हैं संज्ञा, हम उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। तो ऐसे हमको ज्वाला के ज्वाला उस विशेष क्षेत्र को कहेंगे जो किसी पदार्थ को जलाने पर उसके गैसीय अंश के दहन के साथ एक विशेष क्षेत्र के रूप में निर्मित होता है जिसमें अत्यधिक ताप और प्रकाश। मैं परिभाषा लिख रही हूँ और आप इसे अपनी कॉपी में निकालें। देना सबको, इसे मिटा दो। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रकाश की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? प्रकाश के कारण, एक हाँ हाँ प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिल्कुल, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम इसे दूसरे शब्दों में यदि कहें कि यदि लाइट नहीं होगी तो यहाँ जो धूल गंदगी पड़ी होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। वो हमें तभी दिखाई देगी जब यहाँ कोई प्रकाश होगा। इसी तरह से यदि हमारे व्यवहार में कुछ बुराइयां हैं जो धूल या गंदगी की तरह, मैल की तरह हैं, तो वो हमें कब पता लगेंगी? एक हाँ बोलिए। जब तो प्रकाश डालें। हाँ, जब कोई हाँ बताइए। मैम, या तो हम उसे स्वयं उन्हें ढूंढें या फिर कोई हमसे बड़ा या हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है वो जो हमें बताएगा तो हमें पता चले। बिल्कुल, किसी के
द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से, है ना, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी के द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रकाश से हमें अपनी बुराइयां, अपने व्यवहार की गलतियां पता लगेंगी। बिल्कुल ठीक। तो हम इस मोमबत्ती के या किसी दीपक की लौ से इन सीख ले सकते हैं कि दीपक की इस लौ से जैसे कमरा प्रकाशित होता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से हम स्वयं अपने व्यवहार की बुराइयों को, गलतियों को दूर कर सकते हैं और अपना मन और व्यवहार निर्मल कर सकते हैं। राजीव माँ की बात को, इस बात को भी ध्यान से सुन रहा था और उसके साथ साथ माँ के ये ध्यान में आया कि राजीव इस ज्वाला की रचना को समझने के लिए भी उत्सुक है, क्योंकि उसे उसमें कुछ कुछ विशेष बातें नजर आ रही हैं। तो माँ ने उसके लिए मोमबत्ती जलाई, हम भी यहाँ पर मोमबत्ती जला रहे हैं, आप सब ध्यान से देखेंगे। आप में से कोई आए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न ये है कि इसमें आपको पीला रंग कहाँ दिखाई दे रहा है? हम ऊपर की साइड, आप इसे ऐसे बताइए। आप पीले रंग को पॉइंट आउट करें। यह पीला रंग जो है, यह ज्वाला का मध्य क्षेत्र है। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि ज्वाला का कोई एक मध्य क्षेत्र है, तो इसका मतलब अन्य क्षेत्र भी होंगे। यस मैम। है ना? तो इस लॉ में जो ये पीला रंग है, इस पीले रंग के साथ और पीले रंग और ये जो बाती के साथ, ये जो धागा है बाती का, इससे जस्ट लगे हुए हिस्से में और इस पीले रंग में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? ये हिस्सा और आगे इस बाती के ठीक ऊपर का हिस्सा, इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है? हाँ बताइए। इधर आके यहाँ से देख पा रही हैं? हाँ मेरा, हाँ उत्तर दीजिए आप। नहीं, मैं इस हिस्से की बात कर रही हूँ जो जो बाती जो है उससे जस्ट लगा हुआ है। सॉरी, हाँ मतलब बत्ती जिसको हम धागा जो बत्ती के रूप में है, इस बाती से जस्ट ऊपर लगा हुआ है उस क्षेत्र में, और पीले रंग में पीले वाले हिस्से में क्या अंतर दिख रहा है? प्रकाश जाता है और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा आप आइए इधर आके बताइए। ब्लैक है। कौन सा हिस्सा? जो बत्ती वाला हिस्सा है, ये वाला बाती और बत्ती। ये जो बाती से जस्ट लगा हुआ हिस्सा है, ये डार्क काला दिखाई दे रहा है और इसे हम इसका आंतरिक क्षेत्र कहते हैं, ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र। और अब जिस हिस्से की आप अभी बात कर रही थी कि वो नीला दिख रहा है, वो एकदम सबसे नीचे है ना, वो जो नीला हिस्सा है वो सबसे नीचे है और ये सबसे बाहर है। इसे ज्वाला का बाह्य क्षेत्र है। तो हम इन तीन क्षेत्रों की बात करें
आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से टेबल बनाएं। सबसे पहले हम एक बाह्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फिर एक मध्य क्षेत्र है और तीसरा आंतरिक क्षेत्र। जो मध्य क्षेत्र है उसको हम सबने पहचाना पीले रंग के रूप में। और यह रंग पीला भी है और यही क्षेत्र प्रकाशवान भी है। इसी पीले रंग के कारण प्रकाश आ रहा है। लेकिन ये जो बाह्य क्षेत्र है, जो यहाँ से नीले रंग की ज्योति के रूप में हमको सबसे नीचे दिख रहा है, लेकिन वो बाहर दिख नहीं रहा है। यदि हम इसे स्थिर लौ के रूप में देख पाए, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो स्थिर लौ है, इस स्थिर लौ में नीचे से जो नीला रंग शुरू हो रहा है वह इस लौ के चारों ओर है। ये हमें यहाँ ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये इधर इस तरफ की है, लेकिन ये अप्रकाशवान हिस्सा है। जब इस मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इसमें से जो गैसीय अंश है वह जलता है और वाष्प रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन इसका कुछ अंश वायुमंडल की ऑक्सीजन से संपर्क करके पूर्णतः दहनित हो जाता है। और पूर्णतः दहनित यह जो क्षेत्र है, ये पूर्णतः दहनित क्षेत्र के रूप में ये होता है और ये अप्रकाशवान है। लेकिन इस क्षेत्र का ताप सर्वाधिक होता है अत्यधिक होता है, सबसे अधिक होता है तीनों क्षेत्रों में। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह 1800 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये जो पीला प्रकाशवान क्षेत्र है, इसका ताप इससे कम होता है, मध्यम ताप होता है। जब ये मोमबत्ती का धागा भी साथ में जलता है और मोम भी जलता है, तो यह ज्वलन कुछ आंशिक जलन होता है, आंशिक रूप से जलता है। कुछ हिस्सा तो पूरी तरह जल जाता है मोम,
अप्रकाशवान रहता है और कुछ हिस्सा आंशिक दहन होता है उसका, और उसके कार्बन के कण के रूप में वो होता है। और कार्बन के कण अत्यधिक ताप के कारण चमक उत्पन्न करते हैं और वह चमक हमें ज्वाला के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। और जो फिर अतिरिक्त कण नीचे नीचे जमा होकर ज्वाला को छोड़ देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें किसी दीपक की लौ के साथ काजल सा दिखाई देता है, तो वो जो कार्बन के कण हैं जो इस पीले हिस्से में है, और उसके साथ में फिर वो काला जो उसका हिस्सा है वो वहाँ पर इकट्ठा होकर फिर उसके बाद में वो कार्बन के काजल के रूप में ज्वाला से अलग हो जाता है। तो जो आंतरिक क्षेत्र है यह आंतरिक क्षेत्र, इसका रंग काला, बिल्कुल ठीक काला या श्याम ये है। और यह भी काला है तो यहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा है, तो यह भी अप्रकाशमान क्षेत्र है। और उसके साथ में इसका ताप सबसे कम है। इन तीनों क्षेत्रों की तुलना में इसका ताप सबसे कम है। और इसके साथ में इसमें जिस हम गैसीय अंश के वाष्प में बदलने की बात कर रहे थे उसे भी हम देख सकते हैं। मैं इसे इसके मध्य क्षेत्र में यहाँ पर रख रही हूँ, आप अगर ध्यान से देखें। आइए विज्ञान में अवलोकन एक बहुत बड़ा आधार है किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का। तो आपको जब ध्यान से देखते हो तो बहुत ध्यान से देखते। अभी इसमें आपको ये यहाँ पे कोई कुछ अंश दिख रहा है, बाहर से थोड़ा सा अब ध्यान से देखना चाहिए इसमें आपको क्या सामने से देखिए। ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिए कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है अंदर की तरफ। यहाँ पर अंदर भाप जाती दिखाई दे रही है। ये जो वाष्प है यह इसके दहन के साथ जो गैसीय अंश है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, वो हमें यहाँ पर इस ट्यूब में दिखाई दे रहा है। तो राजीव ने यह सारी बात उसने भी माँ की ध्यान से सुनी और उसके साथ में फिर मैं समझा दूँ, लिख लिया समझा आपने? कहा कि यदि मैं इस मोमबत्ती की लौ अलग अलग दिशाओं में रखती हूँ तो ये किधर की ओर जाती है, इसे ध्यान से देखना। आप भी ध्यान से देखें। अभी ऐसे है, किधर जा रही है? ऊपर की ओर। अब मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखा, बिल्कुल ठीक। तो यह जो ज्वाला का गुण है यह ऊर्ध्वगमन कहलाता है ना। हम ज्वाला की संरचना के साथ में ज्वाला की कुछ विशेषताओं को भी अब लिखेंगे। और आप देखिए कि इसके साथ साथ इन गुणों या विशेषताओं से हमें क्या सीख मिलती है।
पहला गुण, ज्वाला से हमने प्रकाश लिया, हमने शुरू में ये कहा कि ज्वाला से जो हमें प्रकाश मिलता है वैसे ही हमें भी प्रकाश प्राप्त कर, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर स्वयं अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को स्वच्छ, निर्मल या दुर्गुणों से मुक्त ऐसा व्यवहार बनाना है और दूसरों के जीवन को भी हमें प्रकाशवान बनाना है। दूसरा गुण, ऊर्ध्वगमन का है, यानी ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर और गमन यानी जाना। तो ऊर्ध्वगमन का अर्थ है ऊपर की ओर जाना। इस गुण से, ज्वाला के इस गुण से हम कुछ सीख ले सकते हैं। और राजीव की मां ने कहा कि यदि तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें क्या करना होगा? उसके लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। तो ऊर्ध्वगमन का जो गुण है यह हमें भी यह बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आगे या ऊंचाई की ओर बढ़ना है। ये हम सफलता प्राप्त करने की जब बात कहते हैं तो इसमें ये सफलता प्राप्त करने के लिए ज्वाला से प्रकाश मिलना है, ये तो ठीक है, लेकिन ज्वाला ये प्रकाश कब दे पा रही है? मोमबत्ती थी पहले, तो ये प्रकाशवान कब हुई? हाँ, जब इसे जलाया गया, यानी ये खुद इसने ताप ग्रहण किया, ताप को सहा। यदि बत्ती, मोमबत्ती के जो धागा है वो जलेगा नहीं, उस ताप को सहन नहीं करेगा, तब तक वो प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो ठीक इसी तरह से यदि हमें आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो माँ ने राजीव को कहा कि ठीक इसी तरह से तुम्हें भी तब करना होगा। राजीव ने कहा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तब कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसने तो ये सुना था कि तपस्या करने के लिए जंगल में, हिमालय पे कहीं जाना पड़ता है, दुर्गम स्थल पे जाना पड़ता है। माँ ने उससे कहा कि बेटा ये जरूरी नहीं है कि तपस्या जंगल में जाकर या हिमालय पर जाकर ही की जा सकती है। जब आप अभी अपना काम कर रहे हैं तो आपको होमवर्क भी मिलता है, लेकिन आपको खेलना भी है, आपको टीवी भी देखना है, आपको क्रिकेट भी खेलना है। तो आप स्वयं को अनुशासित करके, यहाँ पर आप तपस्या करने का मतलब आपके लिए ये है कि आप स्वयं को अनुशासित करके खेलने का मोह छोड़ के, क्रिकेट खेलना, मोबाइल पे गेम खेलना, ये सब छोड़ के आप पहले अपना होमवर्क या पढ़ाई कर लीजिए। सुबह सुबह स्कूल जाना है, रजाई में पड़े हैं, ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी समय पे विद्यालय पहुंचने के लिए आपको रजाई का मोह ठंड में छोड़ना ही पड़ेगा। यही आपके जीवन के लिए तपस्या है। तो ये बात माँ ने जिस
सरलता से राजीव को बताई, ठीक वही बात आप पर भी लागू होती है। तो हम ज्वाला के इस विशेषता के साथ में ये यहाँ पर गुण ग्रहण करते हैं या अपने जीवन से संबंध जोड़ते हैं कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे आकर्षण या मोह को छोड़कर पहले समयबद्ध तरीके से अपना काम पूर्ण करेंगे। इस उनके साथ हमने यहाँ देखा कि हमको मोमबत्ती की या किसी दीपक की ज्वाला कई प्रकार की शिक्षाएं देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि यह विज्ञान की एक विशेष घटना है, यह ज्वाला का निर्माण होना विज्ञान की एक विशेष घटना है जो किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, यहाँ पे कॉजेस में पदार्थ है, उसके गैसीय अंश की बात है, उसका जलना है और उसके साथ में इफेक्ट के रूप में एक विशेष क्षेत्र का निर्मित होना है जिसमें अत्यधिक ताप और प्रकाश है। तो यह तो वैज्ञानिक संरचना है, लेकिन हमने इसके साथ साथ देखा कि इस वैज्ञानिक घटना के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी किस तरह से प्रेरणा मिलती है। और राजीव की माँ ने उस शाम उसे बताया कि जैसे हम कहते हैं अंधकार को दूर कर आगे बढ़ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा ही माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि बेटा आगे भी आप जीवन में सारे आपके जीवन में कभी कोई अंधकार न रहे और आप जीवन में प्रकाश की ज्योति की तरफ आगे बढ़ते। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और उसके साथ में आप हम ज्वाला को परिभाषित कैसे करेंगे? ज्वाला की क्या परिभाषा होगी बताइए। आप खड़ी खड़ी आप बताइए। ज्वाला वह विशेष क्षेत्र है जहाँ जब हम इस चीज को जलाते हैं तब अत्यधिक ताप बनता है और जिसकी वजह से प्रकाशमान होता है और जिसमें 3 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं और उन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह की विभिन्न तरह की संरचनाएं दिखती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनके सबके अलग अलग तरह के ताप होते हैं। ठीक है, कोई और प्रयत्न करें। ठीक है तेजस्वी। बताइए। बोलिए बेटा। ज्वाला की परिभाषा क्या है? अच्छा, आपको समझ में आया? हाँ आया तो फिर प्रयास करो। ठीक है, थोड़ा सोचिए, तब तक कोई और प्रयास करें।
मैम किसी पदार्थ के गैसीय अंश को जब ज्वलन किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें दो किस क्षेत्र की संरचना होती है। एक तो ध्यान से सुनिए, हाँ बताइए अंकित। ज्वाला वह विशेष क्षेत्र है जो किसी पदार्थ को जलाने पर उसके गैसीय अंश के दहन से जो निर्मित होता है, अत्यधिक प्रकाश का भाव उत्पन्न होता है। उस विशेष क्षेत्र में आप कहाँ पे ताप है? मोमबत्ती, यहाँ से आप छू सकते हैं मोमबत्ती को, यहाँ से छूना चाहे तो छू सकते हैं। यदि यहाँ पकड़ेंगे तो, यहाँ पकड़ेंगे तो छू सकते हैं। ताप कहाँ है? ऊपर जो विशेष क्षेत्र निर्मित हुआ, इसलिए आपको परिभाषा में ये भी कहना है कि किसी पदार्थ के दहन से या किसी पदार्थ को जब जलाया जाता है तो उसमें एक उसके गैसीय अंश के दहन से एक विशेष क्षेत्र निर्मित होता है और उस क्षेत्र में अत्यधिक ताप और प्रकाश। ठीक है, वैसे अब इस ज्वाला की यहाँ पर मैं फिर चित्र बना रही हूँ। इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? ज्वाला तो है, इसके यदि हमने 3 हिस्से पढ़े, ज्वाला के 3 क्षेत्र पढ़े हैं, एक करके। हाँ, ये वाला मध्य क्षेत्र। यह जो क्षेत्र दिख रहा है और यहाँ पर यह क्षेत्र क्या कहलाता है? आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र। मैं पूछूंगी तब आप एक बोलिए। हाँ बताइए। आंतरिक क्षेत्र। इसमें से सर्वाधिक ताप किस क्षेत्र का होता है? हाँ बताइए। सबसे ज्यादा, हाँ आप बताइए। बाह्य क्षेत्र, बिल्कुल। बाह्य क्षेत्र की एक और विशेषता है, वो क्या है? टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक ताप के साथ में यह हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसका पूर्ण दहन हो जाता है और वो अप्रकाशमान है। अब सर्वाधिक ताप के बाद में ये जो मध्य क्षेत्र है, इसकी क्या विशेषता है? प्रकाशवान। हाँ बताइए। मैम यह प्रकाशवान है। यह प्रकाशवान है, बिल्कुल ठीक। और जो यह अंदर का, जिसे हमने काला क्षेत्र, यहाँ मैं नहीं दर्शा पाऊंगी आपको, लेकिन जो काला सा दिखाई दे रहा था वह क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र है। और इसकी क्या विशेषता है?
ताप की दृष्टि से अप्रकाशांगी, ताप की दृष्टि से इसकी क्या विशेषता है? न्यूनतम ताप, बिल्कुल ठीक है। अब आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसके क्षेत्र दर्शाएंगे। आप सब अपनी कॉपी में बनाएंगे, इसको देखकर और उसके क्षेत्र, उनके नाम लिखेंगे, नामांकन करेंगे और उसके बाद में फिर आपको अगला भी प्रश्न है। ठीक है, अब अगली इकाई को हम कल पढ़ेंगे।